गुड इवनिंग। वेरी गुड यार, कैसे हो आप? मैं बस वही अब एक क्वेश्चन तो चला गया कि कॉल करो और पूछो कि कहाँ हो। कि पता घर पे हैं। घर पे ही है। आई थिंक घर पे रहना ही ठीक होगा। आज रायबरेली में 33 नए पॉजिटिव केस पाए गए एक दिन में। छोटा सा शहर और अच्छा। इतने सारे पॉजिटिव केस, तो शायद और ज़्यादा लोग घर में रहने की जरूरत। थोड़ा बहुत जो बाहर निकल रहे हैं वो भी बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल दोनों जगह से कई कई जगह से अच्छे न्यूज़ भी आ रखना ही आवश्यक है और कुछ कर नहीं सकते। बस वही बेस्ट है। एनीवेज, चलो हम अपनी अपनी चर्चा जारी रखते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि हम्म, मैं तुमसे दो चार क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं अंडर के लिए, पर अंडर 19 खेलते वक्त हम्म। जितने लोग उस टाइम पे खेल रहे थे उन सबको पता था कि पार्थिव पटेल तो सेलेक्ट होने वाला है। पर ऐसा क्या था जो सबको, जो एटमॉस्फेयर में इतना बड़ा, आई मीन, न्यूज थी कि पार्थिव पटेल तो इंडिया खेलने वाला ही है। सी आई थिंक बहुत सारे इंस्टेंसेस थे, एक दो तो होता तो मैं शायद ऐसे बता सकता था, लेकिन अंडर 19 और अंडर 16 दोनों जगह पे काफी ऐसे ऐसे इनिंग्स खेला था कि वो ना लोगों को ध्यान रह जाए कि मैं एक अंडर 19 में एक इनिंग खेला था महाराष्ट्र के अगेंस्ट एक मैच में कि फर्स्ट इनिंग में 101 रन किया था और सेकेंड इनिंग में 201 नॉट आउट था। तो वैसा वाला जैसा परफॉर्मेंस था वो हो रहा था। मैं अंडर 17 एशिया कप में इंडियन टीम का कैप्टन था, हम लोग अंडर 17 एशिया कप जीते थे। उसके बाद अंडर 19 इंडिया में भी कैप्टन था। और उस टाइम पे ना ऐसा वो माहौल भी था थोड़ा सा कि आप वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करोगे अंडर 19 पे तो आपको एक सीडी मिल जाती है, सीधी इंडिया ए में सिलेक्ट होने की। तो शायद वो अंडर 19 के 5-6 महीने का जो परफॉर्मेंस था, जो उसमें बहुत सारे बड़े इनिंग्स खेला था मैं, उसकी वजह से मैं शायद ऐसा माहौल बन गया था कि मैं इंडियन टीम में आऊंगा। और दूसरा एक चीज वो भी था कि उस टाइम पे किसी भी विकेट कीपर की इंडिया में जगह तय नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे विकेट कीपर्स चेंज हो रहे थे। पहले एमएस के प्रसाद था, बाद में वो विजय दहिया आए, फिर थोड़ी देर के लिए समीर डीगे भी था, फिर थोड़ी देर उसके बाद दीपदास गुप्ता, अजय रतरा, पर लेकिन वो सारे विकेट कीपर्स कोई अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे। तो एक जगह जब एक स्कोप हो जाता है वहां पर, तो उस टाइम पे आइडियल एक माहौल बन गया था, एक परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा था, तो उसकी वजह से मुझे इंडियन टीम में सिलेक्ट होने का थोड़ा सा आसान सा रास्ता मिल गया था। तो शायद वो स्पेस रही हो विकेट कीपिंग में जिसकी वजह से थोड़ा जल्दी रास्ता मिल गया। वैसे अंडर 19 प्लेटफॉर्म होता ही बहुत बड़ा है। हम सब कहीं ना कहीं उसका पार्ट थे और उसकी वजह से ही आगे आए वहां पर। और क्योंकि आपको तो खेलते देखा हम लोगों ने गुजरात के लिए अंडर 19 में। पर और भी प्लेयर था जो शायद उतना अच्छा नहीं खेल पाया, तिमिल पटेल, उनके विकेट हाँ, बहुत थे आपके साथ। हाँ, बिल्कुल। वो उस टाइम पे आई थिंक वो अनफॉर्चुनेट था उस टाइम पे ना, अभिषेक शर्मा करके भी एक लेग तो ही स्पिनर था दिल्ली का, टोई। हम्म तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन था, तो तिमिल ने शायद 60 विकेट्स लिए थे और टोई ने 70 विकेट लिए थे। तो जो मैं वही जो बात कर रहा हूँ कि एक जगह कि अगर आपको एक स्कोप मिल जाता है कि यहाँ पे है कि वो जगह है और उसी टाइम पे आप अच्छा परफॉर्म करते हो, तो मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से वो तिमिल थोड़ा अनलकी था कि उतना इतने सारे विकेट लेने के बाद भी वो इंडिया अंडर 19 जो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में हम लोग खेले थे, उसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था। तो खराब लगता होगा कि आप इतने सारे विकेट लो और उसके बाद सिलेक्शन ना हो पाए। कि और जब लगे कि आपके साथ का ही प्लेयर सेलेक्ट हुआ और शायद कैप्टन भी थे आप, उसके हाँ, बाद भी, कि अगर वहाँ टीम में मौका मिलता तो बहुत प्रॉपर मौका मिलता। कैप्टन गेम है ये क्रिकेट, यहाँ पर कैप्टन का तो काफी बोलबाला रहता है। कह लो आप, या गेम चलाने में उससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं होता है। बिल्कुल। आप यहाँ क्रिकेट अपना गेम ही ऐसा है कि आप कोचिज का काम रहता है कि आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करे, आपको वैसा माहौल आपके ऐसे माहौल में डाले कि आप गेम खेलने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन फिर ग्राउंड में जब जाते हैं तो फिर कैप्टन डिसीजन लेते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको तुरंत ही सोचना पड़ता है। आप वेट नहीं कर सकते कि कोच आएगा और कोच आपको कोई कोई सलाह दे देगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। तो इसलिए हर बार वही कहते हैं कि क्रिकेट ही ऐसा गेम है जो कैप्टन ज्यादा अच्छी तरीके से चलाता है। हाँ मतलब मैं भी तुम्हारी कप्तानी में खेला हूँ रणजी ट्रॉफी। जब मैंने खेलना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था
उसके बाद भी, क्योंकि कैप्टन का रोल मुझे वहाँ मतलब पूरे इंडिया के लिए भी खेले तो पता ही रोल कितना बड़ा रणजी ट्रॉफी में, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल था मेरे लिए, खासतौर से तुम्हारा, कि कब मुझे रेस्ट लेना है और कब खेलना है कौन तो मेरा एक जो आई थिंक अपनी बहुत बात हुई थी इस बारे में, जब जब तूने रिटायरमेंट लेने का डिसाइड कर लिया था कि मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल एक था मेरे में कि मैं अभी भी आरपी सिंह के पास वो हाथ में वो कला है कि वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो टीम जिता सकता है आराम से अपने दम पर। इसलिए मैं तुझे कन्विंस करने के लिए एक आध महीना लगाया कि तू एक काम कर, एक यूपी छोड़ दे, गुजरात आजा और यहाँ पे आके खेलेगा तो खेलने का भी मजा आएगा, क्योंकि हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा था। और थोड़ा सेल्फिश डिसीजन भी था मेरे लिए, इसलिए कि मैं वो भी चाहता था कि तेरा परफॉर्मेंस तू खेले भी, क्योंकि किसी भी प्लेयर के लिए सबसे बड़ी चीज वही सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि आप क्रिकेट छोड़ दे। आपको जब आप एक बार सो गए और सुबह उठ के पता चले कि अब आज से मुझे compete करने नहीं जाना ग्राउंड पे, तो वो सबसे बड़ा डिसीजन होता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि तेरे पास वो चीज थी कि वो कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं खाली ऑफ द फील्ड नहीं, पर ऑन द फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड भी। बहुत सारे यंग प्लेयर्स थे हमारे टाइम, हमारी टीम में, जैसे रूश, चिंतन गजा, जसप्रीत भी एक ही सीजन खेला था उस टाइम पे। तो मैं वो चाहता था कि हमारे पास बैटिंग का सारी चीजें थी, कि मैं बोल सकता था, कोच बोल सकते थे। उस टाइम पे वेणुगोपाल राव भी एज ए प्रो खेल रहा था एक आध सीजन, तो वो बैटिंग कवर्ड थी। तो मैं चाहता था कि वो कोई आए एक्सपीरियंस बॉलर की जिसको पता है कि अच्छे क्रिकेट में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, या ऊपर इंडिया खेलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो वो कई बार आप एक ही प्लेयर को देखते हो अपनी टीम में खेलते खेलते, तो बहुत सारे सीखते हैं। और रिजल्ट्स है जसप्रीत का जो परफॉर्मेंस हो रहा है, आप रूश को देख लो कि रूश भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। चिंतन गजा जो उसका पहला ही सीजन था, अभी ईरानी ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गया, तो मेरे ख्याल से वो सही डिसीजन हो गया था मेरा कि तुझे भी खेलने का मजा आ गया, और मेरा भी जो काम था कि हमारे यंग लड़के ऊपर जाके खेले, तेरे से कुछ सीखे, वो सारे काम हो गए थे। मेरे लिए तो बहुत कल्चरल डिफरेंस था मैं जो गुजरात के लिए, क्योंकि यूपी के लिए इतने साल खेला मैंने, और यूपी का खेलने का तरीका बहुत ही अलग है। हम्म। बहुत जोश से कह लो आप, या बहुत लड़के खेलने का उतना किताब के फॉर्मेट के साथ उतना हम फॉलो नहीं करते हैं हमारे इस स्टेट में। जो तभी आप देखो जितने मीडियम पेसर हैं यहाँ पे, मैं हूँ या हम्म। पीके, भुवनेश्वर कुमार, त्यागी ऑल्सो, सारे के सारे हाँ। स्किलफुल, लेकिन एक अपने थॉट्स के साथ चलते हैं। पर जब मैं गुजरात आया तो बहुत कुछ डिपेंड रहते थे बच्चे की, कैप्टन क्या सोचता है और बाहर सपोर्ट स्टाफ है, वो एक हम्म। जो लाइन बना के चलते हैं तो उसी लाइन के आसपास वो पूरे मैच में हाँ। चलते रहते थे। वो शायद लाइन तोड़ना मैंने सिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कैप्टन है हम्म। यहाँ पर, और पर इन बिटवीन बहुत सारे प्लान नए बनते हैं मैचेस के बीच में, हाँ। वो भी फॉलो करना आना चाहिए, और गो विल फ्लो। हाँ। कोई नहीं, एक एक तो हारे एक जीतेगा। पर अच्छा था मेरे लिए भी, क्योंकि मैं वहाँ खेला भी और ठीक ठीक परफॉर्मेंस भी किया। और मेरे लिए सबसे अच्छी चीज ये थी कि शायद मैं उस दौर में आ गया था कि शायद मेरी बॉडी को एक साथ 3 मैच, एक साथ 4 मैच नहीं खेल सकती थी, तो जो रेस्ट था दो दो मैच के बीच का, उससे मुझे काफी बूस्ट मिला। हाँ, एक चीज और थी कि बड़े मैच सारे खेलने पड़े मुझे। वो तो वही तो प्लानिंग रहता था ना मेरा, कि हर बार मैं वही सोच के चलता था कि रो जब भी बड़ा मैच आए तब आरपी सिंह 100% होना चाहिए, क्योंकि बड़े मैच में एक्सपीरियंस प्लेयर्स का बहुत फर्क पड़ जाता है। क्योंकि लोग वही बात करते हैं कि यंगस्टर्स आपको लेके चलते हैं साथ में, लेकिन अब हिस्ट्री भी निकाल के देख लो कि सारे बड़े मैच में जिस टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स हो या एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो, उन्होंने परफॉर्म किया है, वो टीम सेमीफाइनल फाइनल मैचेस जीतती है। तो मेरा वही थॉट था कि जैसे विजय हजारे का जो अपना हम जीते थे, तो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल नहीं खेला था तू, क्योंकि ऐसा लग रहा था विकेट भी थोड़े स्पिनर के लिए थे, लेकिन दो हमारे स्पिनर भी, हमारे फास्ट बॉलर भी दो ऐसे थे, जसप्रीत और रूश। और उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थर्ड सिमर की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना श्योर थे कि जब भी बैंगलोर में हम खेलेंगे फाइनल, अगर फाइनल तक पहुंचते हैं तो आरपी चाहिए ही चाहिए, उस सोच के साथ चलता था। सेम चीज अपना क्वार्टर फाइनल रणजी ट्रॉफी के टाइम भी था। तो एक दिमाग में ऐसे प्लानिंग की हुई, पता है कि हम जो भी सोचते थे जब भी कि हम लंबा सोचते थे, हम कभी ऐसा नहीं सोचे कि एक मैच या दो मैच जीतने, हमें टूर्नामेंट जीतने। तो टूर्नामेंट जीतने के लिए हमें कैसे कैसे प्लेयर्स को फिट रखेंगे तो अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, और फिटनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड नो वन नोज बेटर देन द फास्ट बॉलर्स कि अगर आप फिट हो तो हर बार हर स्पेल में आके अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सेम चीज हुई, क्वार्टर फाइनल में रेस्ट किया था, उससे पहले के मैच में रेस्ट किया था, ट्रेनिंग फुल करी थी।
और जब जब भी एक्चुअली जरूरत पड़ी हमें सेमीफाइनल में सेकंड इनिंग में जब हम 200 रन डिफेंड कर रहे थे, जसप्रीत ने जरूर 6 विकेट लिए थे, लेकिन अगर कोई स्कोरशीट उठा के देखेगा तो पता चलेगा कि पहले 6 ओवर 6 में डन आरपी सिंह के थे। तो एक साइड से प्रेशर कैसे बनाना है, ऐसा वो जो पार्टनरशिप वाला काम था वो एक्सपीरियंस बॉलर ही कर सकता है और सोच सकता है, तो उसी सोच के साथ मैच चल रहा था। वो जो मैच बताया आपने झारखंड के अगेंस्ट, जसप्रीत बुमराह को वो मैच मुझे ऐसा लगा कि जितना इसने इम्प्रूव किया पिछले 1 डेढ़ साल में, शायद ही कोई गेंदबाज इतनी जल्दी इम्प्रूव कर सकता, क्योंकि पहली इनिंग में भी बहुत अच्छा डाला उसने, वो ईशान किशन ने इधर उधर लगाया और को आगे। उस मैच में जसप्रीत ने दिखाया कि नहीं, मैं शायद वो प्लेयर बन चुका हूँ जो इंडिया के लिए खेलूं और इंडिया में अपना, पूरे वर्ल्ड में अपना बड़ा बड़ा नाम करूं, क्योंकि यॉर्कर्स थी उसके पास, एक डिफरेंट एक्शन है। और थोड़ा उसने, जब से उसने आउट स्विंग भी सीखा, वो अलग गेंदबाज हो गया। पर वो मैच बहुत बढ़िया था यहाँ पर। थोड़ा फिर से पीछे चलते अंडर 19 में, क्योंकि अंडर 19 हम सब साथ में खेले यहाँ पर। कोई ऐसा और प्लेयर जो आपको लगता कि शायद बहुत अच्छा कर सकता रहा हो, बट उस सर्किट में आया नहीं जो आना चाहिए? हाँ, एक दो प्लेयर थे जी, जैसे अब जैसे मेरी बात हो रही थी वैसे उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में मनविंदर बिस्ला की भी बहुत बात होती थी। हम लोगों को उस टीम में ऐसा लग रहा था कि इंडिया ए का जो नेक्स्ट टूर होगा साउथ अफ्रीका में, वहां पे कोई सिलेक्ट होगा या नहीं होगा वो पता नहीं है, लेकिन बिस्ला जरूर सिलेक्ट होगा, क्योंकि बिस्ला ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी थी। हमने देखा भी था आईपीएल में भी कितना अच्छा फाइनल में उसने एक परफॉर्मेंस करके दिया था। तो एक बिस्ला का मुझे ऐसा सोच के ऐसा लगता है, एक चंदन मदान करके एक पंजाब का विकेट कीपर बैट्समैन था, पर उसने भी बहुत बढ़िया करा था। तो एक दो ऐसे प्लेयर्स थे कि जो ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करते या थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करते या थोड़ा सा लक का भी साथ होता तो भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि कई बार आपको राइट टाइम पे राइट परफॉर्मेंस होना भी बहुत जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसमें बिस्ला के लिए मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ कि बिस्ला आगे जाके इंडिया के लिए नहीं खेल पाए। राइट टाइम राइट परफॉर्मेंस, चलो ये अच्छा वर्ड है, और शायद मैक्सिमम टाइम पे फॉलो भी होता होगा। हाँ, पर एक सीरीज में खेला था जिसमें एक बहुत कंट्रोवर्सीज थी, ऑस्ट्रेलिया में मंकी गेट सीरीज। और उससे पहले अगर 6 महीने पहले क्रिकेट देखी जाए तो राइट टाइम तो मुझे पता है, पर राइट परफॉर्मेंस तुम्हारा जरूर था। शायद 500 हाँ, बनाए थे तुमने अगेंस्ट, एक अफ्रीका था, केनिया था, और शायद जिम्बाब्वे था, उनको मिला के हाँ। इंडिया में। और रणजी ट्रॉफी सीजन भी 700-800 रन का गया था, पर सेलेक्ट हुए नहीं थे। तो हम्म। परफॉर्मेंस तो राइट थी, पर शायद राइट टाइम नहीं आया उसमें। अब कई बार मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको राइट टाइम पे राइट जगह पे होना भी बहुत जरूरी होता है। 5 इनिंग में मैंने 500 किए थे, और वो अभी आई थिंक अभी तक इंडिया में किसी ने नहीं किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो जो मेरा रिकॉर्ड है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम सेलेक्ट हो रही थी तो हम लोग ऑब्वियसली सेकंड कीपर के लिए ही compete कर रहे थे। हम लोग क्योंकि धोनी ऑलरेडी सीन में था, धोनी ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा ऐसा लगा कि आई वॉज हार्ड डन बाय, कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन मुझे ध्यान है कि जब सिलेक्शन हुआ, हम लोग सूरत में रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे, और वो मैच खेल के हम वापस आ रहे थे। तो जब सिलेक्शन शाम को स्टार्ट हुआ था तो वो ऑब्वियसली आप उस टाइम पे ऐसे ट्विटर या ऐसा था नहीं, आप फोन पे देखते थे कि किसी का कॉल आएगा या पता चल जाएगा कि कैसे सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए। तो दिलीप वेंगसरकर सर चेयरमैन थे तभी, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि यू हैव डन रियली वेल, कीप डूइंग वेल। तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कि वी गॉन फॉर सम अदर कीपर, पर यू आर डूइंग वेल, यू कीप डूइंग वेल। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला कि मैं आंसर दूं कि क्या जवाब दूं, कि यू आर डूइंग वेल, कीप डूइंग वेल, और इससे अच्छा क्या कर सकते हैं और इससे बेहतर कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है मेरा। तो दूसरे दिन फिर मैंने उनको कॉल किया था आराम से, जस्ट टू सिंक इन, क्योंकि आप जब इतना परफॉर्मेंस करके आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आप सिलेक्ट हो जाओ और नहीं होते तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता ही है। तो उस टाइम पे आपको अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ती है, आपको अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है आजू बाजू में, कि जो आपको सिंपैथी ना दे और बोले कि आप मेहनत करते रहो, और कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। और वो एक चीज है जो मैं अभी सोच रहा था कि एनसीए में जब हम लोग नोट्स लिखते थे रोज सुबह कि रोज रात को क्या किया, और कई बार ऐसा होता था कि एक या दो ही अच्छे लोग होते थे जो लिखते थे, बाकी सबका नोट सेम ही रहता था।
तो अगर अगर उस नोट की हम बात करें तो उसमें कई बहुत बार ये हमने सुना है कि जो चीज अपने कंट्रोल में नहीं है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश मत किया करो। तो वो थॉट मेरे हिसाब से एक क्लीशे वाला है। उस टाइम पे जब अंडर 19 या यंग लड़के को आप बोलते हो तो वो चीज समझ नहीं पाते। लेकिन वो एक चीज है कि अगर आप वो सोच लो, एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए कि मेरा काम परफॉर्मेंस करना है, मेरा काम है कि मैं अच्छा करता रहूंगा, सिलेक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, कोच अपना काम कर रहा है, कैप्टन अपना काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी आप ओवरकम कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आपका ध्यान एक ही जगह पे रहेगा कि मैं अपना गेम कैसे इंप्रूव करूं और मैं अपनी टीम को कैसे जीताऊं। आई थिंक 90 या 95% क्रिकेटर्स को थोड़ा शिकायत रहती है सिलेक्टर से, पर उधर जाओ सिलेक्टर साइड तो काम उनका आसान नहीं, क्योंकि पिक करना बिल्कुल, है कि जैसे अब आप बन गए, अब या तो आप तो सिलेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हो तो वो दूसरी साइड रहे तो नहीं नहीं, इसी मैंने उनका काम बहुत आसान है, क्योंकि मैंने वो एक मीटिंग बिल्कुल। करके देखा कि मुश्किल काम है, पर सिलेक्शन रहता ही है कि आप हर आदमी को उम्मीद रहती है कि हम सेलेक्ट होंगे ही, क्योंकि क्योंकि पर मानना पड़ेगा आपको कि एम एस धोनी का जो, अगर क्रिकेट की बात हुई, एम एस धोनी का नाम ना है तो संभव नहीं कि जो जब से उनका सिलेक्शन हुआ और अभी तक शायद वो गेम ही चेंज कर दिया उन्होंने कीपर का, कि कीपर की जो क्वालिटी है, कीपर तो अच्छा होना चाहिए पर बैट्समैन भी बड़ा होना चाहिए। तो वो जो टाइम था एमएस का जो अभी तक चल रहा है, कहीं भी रिटायर हुए नहीं वो, उस टाइम पर कैसे अपने आप को आदमी मोटिवेट करता होगा कि हाँ मुझे खेलते रहना है, क्या पता हमें चांस मिले। वैसे बीच में स्लिप इन किया 2-3 बार आपने, हाँ, और एमएस के साथ सीएसके में भी खेला, पर वो टाइम क्या सोचते होंगे कि नहीं, एम एस धोनी का जो स्टैंडर्ड जो बार उन्होंने रेस किया उसके पास पहुंचना, तो मुझे लगता है कोई पिछले अभी तक कोई पहुंचा होगा या आगे कोई पहुंच पाएगा। बिल्कुल। वो तो सोच मैं वो उस साइड पे सोच ही नहीं रहा था। जैसे मैं चीज मैंने अभी पहले बताया कि हम सब लोग जो भी विकेट कीपर्स थे वो सेकंड विकेट कीपर के लिए ही compete कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि शायद बीच में कहीं एक आध टेस्ट मैच खेलने को मिल जाए, कहीं इंडिया के लिए टेस्ट मैच वापस खेलने को मिल जाए। लेकिन उस टाइम पे आपको मैं सोचता था कि रणजी ट्रॉफी होगा, डिस्ट्रिक्ट का मैच होगा, क्लब का मैच होगा, कोई भी मैच होगा, मैंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, मेरा एक इंटेंसिटी से मैं खेलता हूँ। मैं उसी इंटेंसिटी से कोई भी लेवल का मैच होगा वैसे ही खेलूंगा और उसी तरह से प्रैक्टिस भी करूंगा और उसी तरह से हर मैच से पहले प्रिपेयर भी करूंगा, ताकि अगर मेरा कभी भी कॉल आए या कभी भी मुझे इंडिया के लिए खेलने का मौका मिले तो मैं ऐसे कोई एलियन कंडीशंस में ना पहुंचाऊं। वो मेरे दिमाग में हर बार रहता था। और सबसे बड़ी चीज वो होती है कि आपको वो सिचुएशन एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आपको पता है कि इंडिया का जो कैप्टन है वो विकेट कीपर है, तो वो चीज वो जगह तो है ही नहीं, तो वो वहां सोच वो रियलिटी आपको अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो फिर जो आपके नेगेटिव थॉट्स है, आपकी बहुत सारी चीजें वो आप नहीं आती। आप वही सोचते हो कि मैं अपना गेम कैसे इंप्रूव करूं और मैं अपना कैसे टीम को जिताने के लिए कंट्रीब्यूट करूं। बस एक चीज और है कि सारे विकेट कीपर को फास्ट बॉलिंग का शौक क्यों होता है? नहीं, मुझे शौक है, बहुत शौक है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको ना कई बार जैसे लगता है ना कि यार ये मैं इससे तो बेटर ही कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीज आप करते ही नहीं हो, जब आप करते हो तभी पता चलता है। पर मुझे शौक नहीं है। मैंने बहुत पहले एक दो बार ट्राई किया था, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये ना मेरा काम है नहीं। जिसका जो काम है वही उसको सूट करेगा, वही करेगा, मैं नहीं करूंगा। नहीं, अब रणजी ट्रॉफी फाइनल खेले हम लोग साथ में, एक थोड़ा सा कॉम बॉक्स ने हम लोग को थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया। वो शायद हम लोग को ध्यान होगा कि एक सेशन ऐसा था जब हमने थोड़ा डिफेंसिव बॉलिंग कह लो कि आप ऑफ स्टंप के बाहर आके एक सेशन गेंदबाजी की, क्योंकि क्रिकेट जो हमने पहले भी बोला कि कैप्टन का गेम है, और प्लान बनाया हम लोगों ने मिलकर, क्योंकि आप थे और सीनियर प्लेयर में, और फॉलो सभी ने किया उसको। सो मतलब मुझे तो सही लगा, और शायद आपको तो सही लगा, उसकी वजह से हम लोग वहाँ मैच जीते। पर कमेंट्री बॉक्स जो हम लोग भी आजकल बैठते हैं बीच बीच में, काफी क्रिटिसाइज किया था हमें। नहीं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया था। और रोज हम सेम होटल में ही थे, तो रोज रात को हम लोग जब खाना खाते थे साथ में कमेंटेटर्स के, जब भी हमें मिल जाते थे, तो उस टाइम पे भी वही बात होती थी। लेकिन कई बार होता है कि अब आप अपनी टीम को अच्छे तरीके से जानते हो, आप जानते हो कि आप अपनी टीम से क्या निकलवा सकते हो। और जिस तरह से हमने पूरे सीजन में बैटिंग करी थी, मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मुझे यहाँ पे गेम लाके रखना है कि 5वें दिन विकेट में इतनी खराबी थी नहीं, पर मेरे हमारे पास ऐसी बैटिंग है कि अगर मैं 5वें दिन 90 ओवर खेल लें तो या हम ड्रॉ निकाल जाएंगे या 300 रन कर जाएंगे। वहां पे मुझे गेम लाके रखनी थी, वैसा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था। और उस सीजन प्रियांक पंचाल ने 1300 रन किए थे,
समित गोयल एक मैच पहले 350 रन करके आया था, भार्गव अच्छे फॉर्म में था, मैं जस्ट टेस्ट मैच खेल के आया था, मेरा भी अच्छा फॉर्म था, मनप्रीत भी अच्छी बैटिंग कर रहा था, सब अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो मैं वही सोच थी मेरी। और आप बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं कि आप बाहर के लोग या कमेंट्री में या कोई जो टीम के साथ नहीं है उनको उनकी सोच के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते। आपको अपने टीम से क्या बेस्ट निकलवा सकते हो उस हिसाब से ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो और बाकी आखिरी में मुझे बिल्कुल ध्यान है, मैं 5वें दिन मुझे सुबह विवेक राजदान जो भी वो भी कमेंटेटर थे उनको भी मैंने वो यही चीज बोली थी कि मुझे जहां पे गेम लाके रखना था मैंने लाके रख दिया है, अब यहाँ से जो होगा वो होगा। पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से सोच हमारी गलत नहीं थी और इसीलिए शायद हमने गेम थोड़ा टेक्टिकली खेले थे और जीते भी। तो एज आई सेड आप बाहर के लोगों की सोच से अपना डिसीजन कभी नहीं ले सकते। चलो इन रूटीन एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं पब्लिक के लिए जो लोग देख रहे हैं हमें, कि पार्थिव पटेल ने किस फ्रेंचाइजी के लिए कप्तानी की, और हिंट है हम दोनों साथ में खेले थे। अच्छा कोई तो बता ही देगा, किसी को तो पता होगा 100%। किसी को पता होना चाहिए। 100% पता होगा। जो तूने स्टार्टिंग में बात करी थोड़ी रोब कि कल्चरल डिफरेंस होता है टीम्स में, हर टीम अलग तरीके की सोच से खेलती है, हर टीम अलग तरीके से खेलती है। तो क्या यूपी और गुजरात में सबसे बड़ा डिफरेंस, ये किसी ने पहला आंसर दे दिया है, जय कुमार ने बोल दिया है, कोची टस्कर्स। अब निसर्ग भी बोल रहा है, तुझे तो पता है वो तो उधर ही था, वो भी जवाब दे रहा है बैठ के। तो अब सबसे मुश्किल काम क्या होता है एज ए प्रो जब आते हो आप, तो आप सबसे मुश्किल काम क्या है कि जो अपना स्टेट के लिए जब आप 15-16 साल खेले और फिर दूसरे स्टेट के लिए जाके खेलना है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा जो प्रेशर रहता है, चलो तो परफॉर्मेंस का रहता ही साथ में, जो कल्चर की हमने बात की, क्योंकि मैं बहुत अलग टीम से आया था वहां पर। हमारा जब हमने खेलना स्टार्ट किया, कैफ कप्तान था हमारा, और कैफ के अंडर थोड़ा बहुत आप भी खेले होगे कि थोड़ा अलग सी फील्ड लगाते थे कि ये इसका अलग उधर रहेगा, इधर रहेगा, ये उधर रहेगा। पर वो चीज बहुत चीजें सिखाई हुई उन्होंने हम लोग को। हम और पीके हो गए कि मैं हूँ तुम्हारा कमांडेंट, अब तुम लोग चालू कर जाओ ऐसे, तो हम वैसे ही करते थे। तो उससे बेनिफिट बहुत मिलता था, पर उससे हम सीख गए थे कि हाँ कैसे खेलना, और बीच बीच अपना दिमाग भी लगाते थे। जब गुजरात में आए तो एक सर्टेन स्किल के साथ सबसे बड़ा जरूरी था अपने गेम को पहचानना। जैसे प्रियांक है एक बड़ा एग्जाम्पल, इतने रन बनाए क्योंकि बहुत अटैकिंग प्लेयर है वहां पर। मनप्रीत था वहां पर, उसके बाद रूश कलेरिया की स्पिन बॉल। अगर अपने गेम को पहचानते हो, वो गेम बताना है उनको कि आप क्या कर सकते हो। एक मैच मुझे ध्यान है कि हम मैं बाहर शायद लीग मैच था, आप नहीं थे उसमें, अगेंस्ट बॉम्बे। मैं चला गया था वो दूसरे दिन टेस्ट मैच खेलने चला गया, 2 दिन बैटिंग करके मैं निकल गया था। हाँ टेस्ट मैच खेलने चले गए वहां पर, जसप्रीत बुमराह ने उसमें 5 आउट किए थे। हाँ बहुत फ्लैट ट्रैक था और कुछ हो नहीं रहा था वहां पर। वो कर्नाटक की किसी हुबली में खेल रहे थे, तो वहां बहुत फ्लैट ट्रैक था। पर वहां पे कब तक आप बिलीव दिलाओगे, आप जीत सकते हो, गेम चले जाए। पर ये मैं पानी लेके जा रहा था बीच बीच में, तो मैंने पूछा एक लोगों से क्या है, बहुत सारे सजेशन थे उसमें। तो मैंने जसप्रीत से पूछा कि तुम्हारा क्या है, उसने बोला मैं ये 2 सेशन फुल फ्लो जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि ये मैच और आगे जाएगा। उसने वही किया। तो अपने आप को गेम पहचानना ही बहुत जरूरी, कि आप किस परिस्थिति में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कि मैच जीत सकते हो और आप उस फ्लो में ना जाए यहाँ पर। और बच्चे बहुत अच्छे वहां पर, अगर कोई उनको कुछ बोल देता है उस पर रिप्लाई नहीं करते हैं। पर मुझे लगता है एज ए प्लेयर तो जवाब देना आना चाहिए आपको, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट बन के खेलोगे तो शायद उतना आगे ना जाओ। बड़े मैचेस में ये होगा कि अपोनेंट टीम तो स्किल के साथ साथ आपको बॉडी लैंग्वेज से भी हराती है ना, कि आप किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं। तो वो एक चेंज बहुत जरूरी था। गुजरात में थोड़ा चेंज हुआ बॉडी लैंग्वेज का, पर शायद अभी भी बार इतना नहीं, अभी वो कोशिश अभी भी जारी है हमारा। रोज अब थोड़ा फर्क पड़ गया है उस चीज का कि जैसे साइराज बाउतुले कोच बन गया है, वो बॉम्बे वाला कल्चर की फाइटिंग स्पिरिट, ये वो ऐसा नहीं कि था कि जैसे तूने बोला कि हम एक प्लान बनाते थे और उसी में रहते थे। अभी मैं भी थोड़ा इनकरेज कर रहा हूँ लोगों को कि अगर आप कोई गाली दे सामने तो गाली दो, सुन मत लो। पहले हम ऐसा कर रहे थे कि किसी को आउट कर दिया उससे बड़ा कुछ नहीं है, किसी को चौका मार दिया तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन थोड़ा अग्रेशन लाने का जो चीज है यंग प्लेयर्स में, जैसे टाइम थोड़ा चेंज होते जा रहा है, तो उसे भी अडेप्ट करने का हम कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, जो तू बता के गया था वो। लेकिन जैसे कहा कि लड़के हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत सारा रिस्पेक्ट देते हैं सबको। तो उस चीज को थोड़ा सा
लाने में टाइम लगेगा। और आफ्टर ऑल हम लोग गुजराती है, हम थोड़ा सा संभल के ही रहते हैं, हमारा कैलकुलेशंस चलते रहते वैसे हैं। ऐसी भी कैटिंग जिसमें 2-4 बार आप बस में लेट ना हो, सारे बच्चे हमेशा टाइम पे रहते थे, हम तो कई बार लेट हो चुके हैं अपने आप बस पे, लेकिन फिर भी टाइम पे पहुंच जाते थे ग्राउंड। नहीं, कभी भी मुझे ध्यान नहीं है कि हमारे पर हमने पहले से रूल बना के रखा था ना कि अगर जो लेट आएगा तो उसको या तो फाइन देना पड़ेगा या फिर उसको इतना एम्बेरस कर देते थे, कभी कोई लेट आता ही नहीं था। कई लोग थे कि थोड़े एक दो लोग थे कि जो उतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे, लेकिन लड़के ओवरऑल काफी डिसिप्लिन है। हाँ मतलब अगर सामने वाला कुछ बोलता है उसको रिएक्ट भी नहीं करते हैं, सामने वाली टीम वाला हम्म। कुछ बोल दे चुपचाप खेलते रहते हैं, अच्छी चीज है, फोकस है गेम पे। शायद उतना भी अच्छा पता नहीं है नहीं थोड़ा उन्होंने एक चीज सीखी, मेरे से एक चीज सीखी कि नहीं मुझे नहीं पता, वो चीज होगी अंपायर को एकदम से ऑन टोज राइट टाइम रखना, रखना है। राइट टाइम रखना। वो एक उसका मजा अलग आता है कभी कभी जब अंपायर को कुछ बोल देते हो तो। कोई ऐसा मैच जो तुम्हें बहुत याद हो कि हाँ मेरा सबसे अच्छा मैच है? हाँ, आई थिंक दो मैच मेरे हिसाब से, एक विजय हजारे फाइनल जिसमें पहला 100 किया था मैंने लिस्ट ए गेम्स में, और इतने दिन उसमें बाद। हम, हाँ इतने दिन बाद, क्योंकि था ही ना ऐसा 60-70 करता था फिर हो जाता था काम, बस बाकी लोग करेंगे। वो हमारे और जब हम खेलते कॉम्बो बॉक्स में ना, तो ये बोलते कि 40-50 वाला ही प्लेयर है, भी मारेगा आउट होके चला जाएगा। हाँ बस अपना, क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को बोला है कि इतने में इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पर वो एक मैच था कि विजय हजारे फाइनल, जो कि गुजरात के लिए मुझे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन था कि हम लोग पहला नेशनल चैंपियनशिप जीते, जिसमें हम दोनों ही जॉइंट मैन ऑफ द मैच थे। दूसरा ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी फाइनल। आई थिंक मेरे करियर का अगर सबसे बड़ा दिन होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में तो इट हैज टू बी रणजी ट्रॉफी फाइनल। आप चौथी इनिंग में 320 रन चेस कर रहे हो, और एज ए कैप्टन एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मैं 140 रन बनाए, तो वो एक दिन है कि वो जब भी वो मैच देखता हूँ या जब भी वो मैच सोचता हूँ तो अभी भी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत लगी थी, जो उसमें यू बीन ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट हार्ड वर्क विच वी डन, कि प्लेयर को डेवलप करना है, सोच चेंज करनी है, वो बहुत सारी चीजें थी एक साथ चल रही थी। तो मेरे लिए आई थिंक वो 2 दिन, 2 मैचेस डोमेस्टिक क्रिकेट के हिसाब से अगर देखे तो मेरे करियर के सबसे अच्छे 2 दिन थे। रोए खड़े कर देने वाला मैच मुझे भी एक ध्यान है, हम लोग इंडिया ए खेल रहे थे, और शायद आपको हाँ। कहानी ध्यान होगी वहां पर। हाँ। बहुत लोग को पता नहीं होगा, हमारे दोस्तों जल्दी पता है, चावला साहब थे वहां पर। हाँ। शॉन टेट, मिचेल जॉनसन और शेन वॉटसन। शेन वॉटसन और एक और तेज गेंदबाज था, जबरदस्त तेज डोरी डाल रहे डोरी थे, या डोरिया। हाँ। तो वहां बैटिंग कर रहे थे और चावला जी गए बैटिंग करने, फर्स्ट बॉल आउट हो गया शॉन टेट की, तो अगला नंबर मेरा था बैटिंग करने के लिए। तो मैं अपना क्लब से पहन के जा रहा था, तो मैंने पूछा बीच में चावला से कि कैसा है, कह राजवी भाई जान बचा के चले ना, अगर मर गए तो मेरा नाम मत लेना कि हमने बताया नहीं कि मर सकते हो। बिल्कुल, वो एक्चुअली वो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में वो लोग बहुत तेज डाल रहे थे कि, और मुझे भी पूरा ध्यान है, वो करण करके ऑफ स्पिनर था, तो उन्हें डिसाइड किया था कि तू एक एंड पे ऑफ स्पिनर खेलेगा और मैं फास्ट बॉलर खेलूंगा। और एक बॉल पे आई थिंक, हाँ सेकंड लास्ट बॉल पे मैंने कवर ड्राइव भी मारा था और 3 रन हो सकते थे, बीच में कह रहा है कि नहीं 2 ही। फिर जब ओवर खत्म हुआ तो बाद में कह रहा है अगर पहले बॉल पे तूने स्ट्राइक नहीं चेंज करी और तू खेल गया पूरा ऑफ स्पिनर का तो यहाँ झेलेगा कौन उसको। वो बहुत तेज डालते थे उस टाइम पे। मतलब और वो मेरे साथ से सबसे तेज गेंद बॉलिंग खेली होगी मैंने। अब चावला जी ने तो बोल दिया, डरा तो दिया मुझे। मैंने उससे बोला तो डरा रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा कर? कुछ नहीं, आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि आप मर सकते कि मर सकते हैं, इसलिए बच के जाना। मैं वहां पहुंचा, अपना गार्ड वार्ड लिया, मैंने देखा तो सामने कोई था ही नहीं। हमने कहा सारे प्लेयर के आगे सारे पीछे थे। जब पहला बॉल टेट का था, रिवर्स स्विंग कान के पास से निकला, तो एक्चुअली से मेरे रो में खड़े हो गए थे कि भागो भागो, पहले से डिसाइड ही था। और जब हमने ठीक ठाक 1 आध घंटा बैटिंग भी करी, और जब दूसरे दिन सुबह तू आउट हो उसके बाद सिद्धार्थ आया था बैटिंग करने, सिद्धार्थ अच्छा वो त्रिवेदी। पता नहीं मुझे। हाँ सिद्धार्थ त्रिवेदी बैटिंग करने आया था, तो उसने जैसे शॉर्ट डेट इधर से चला और सिद्धार्थ इधर से ऐसे साइड में चला कि भाई तू स्टंप पे मार दे, हो गया काम मेरा, ये टूर का आखिरी गेम है, मैं इससे ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा। और उसने ऐसे स्टंप का बॉल छोड़ा, ऊपर से चला गया।
एक वो कि एक टूर था जो हमारे लिए ना बहुत यादगार था ब्रो। बहुत बहुत टाइम हमने साथ में गुजारा था, मैं, तू, पीसी और गौतम। गौतम गंभीर। गौतम गंभीर, हम लोग आई थिंक डार्विन में वो एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ निकाला था, हनुमान करके। हम्म। वो जिस तरह से हमें रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे वहाँ के शेफ, वो एक टूर जो हम लोग दोनों ने साथ में खेले, वो अभी भी ध्यान है। हम अभी भी उस टूर की बात करते हैं कि कितना मजा आ रहा था, क्योंकि हम जीत भी रहे थे। हम्म। और इंडिया की कोई, या इंडिया ए की कोई ऐसी पहली टीम होगी जहां ऑस्ट्रेलिया में खेलने गई थी, लेकिन दो ही फास्ट बॉलर लेके गई थी, और तीसरा हमारे पास मीडियम पेसर था रितिंदर सोडी। और दो फास्ट बॉलर लेके गए थे, उसमें एक इंजर्ड हो गया, रिप्लेसमेंट कोई आया नहीं। और एक साइड पे शॉन शॉन टेट और ये मिचेल जॉनसन डाल रहे हैं, विकेट कीपर खड़ा है 30 यार्ड पे, और हमारे में तू डाल रहा था सेकंड ओवर में, मैं स्टंप पे आगे खड़ा रह जाता था क्योंकि सोडी डाल रहा था नया बॉल। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्पिनर के, एक हाँ, ही फास्ट बॉलर के साथ हम गए होंगे ऑस्ट्रेलिया। इंजर्ड हो गए तो वहां पर तो हमें पता ही है कि नेट बॉलर की किल्लत हो गई, तो रॉबिन सिंह और हमारे हाँ, सेलेक्टर भूपेंद्र सिंह वो गेंद डालते थे भूपिंदर नेट सिंह, पे। सबसे ज्यादा एक्चुअली सबसे ज्यादा बॉलिंग भूपिंदर बाजी ने ही करी होगी उस टूर पे। यार बॉलर ही नहीं थे, कितने को बॉलिंग करूंगा मैं, एक दो करके थक जाता हाँ। था मैं, बाकी तो करना ही पड़ते हैं यहाँ पे। हम्म। वैसे मैंने देखा जब भी फास्ट बॉलर होते हैं ना, कि फास्ट बॉलर के सामने थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना चाहिए कह लो, या थोड़ा उतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। पर जब भी मैं बैटिंग करने गया, जितने फास्ट बॉलर थे सबने ठीक ठाक चेक किया मुझे। मैं पता नहीं, शायद अहमदाबाद खेल रहा था या फिर चेन्नई में, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अहमदाबाद। डेरिस्टे ने पहला ही बॉल आके सर पे बजाया मेरे, लगा मेरी आंख हाँ, खुली, मैं कीपर के पास था। तो उसके बाद वो पूछते हैं ना कि आप कंकशन तो नहीं हुआ, व्हाट इज योर नेम, हाउ हाँ, मेनी हाँ, फिंगर्स, ये वो। मैंने हाँ, सारे आंसर सही दिए, मुझे बार लगा कि दो चार आंसर गलत दे सकता हूँ मैं। दे सकता कि मैं जाऊं अंदर। स्टे- दूसरा दूसरा बॉल फिर बाउंसर, फिर मेरे सर पे लगी। फिर डिल्सन आया दौड़ते, उसने पूछा कि ऑल राइट, मैं कहा अभी तक तो ठीक है, तीसरा बॉल लगेगा तो पक्का ऑल राइट नहीं रहूंगा। तीसरा बॉल फिर बाउंसर ग्लास लगा, आउट में। आउट। ये एक्चुअली वही होता है, शोएब अख्तर ने भी इरफान को लाहौर में 4 बॉल डाले थे। जो अब हम बात करते हैं ना कि कोई चीज जो हमारे जहन में रह ही जाती है, ये वो 4 बॉल थे कि मैं कभी ऐसे भूल नहीं सकता था कि उसने इस तरह से तेज डाले थे इरफान को। 4 बाउंसर, और पांचवा बाउंसर ऐसा था कि ग्लव पे लगा और आउट हुआ। पर ऐसे तेज गेंदबाजों को बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि बॉल देखने की कोशिश करें, लेकिन ऐसे निकल ही जाते। तो उस टाइम आप शुक्र मनाते हैं कि अच्छा वो निकल गया। कि कई बार ऐसे टीवी में देख के ऐसा लगता है कि वो क्या बहुत बढ़िया छोड़ा है, लेकिन एक्चुअली छोड़ा होता नहीं है, बॉल बॉल ने हमें छोड़ दिया होता है। हमने तो आंखें बंद कर ली होती, बॉल जहां जा रही हाँ। जाने दो। पर चलो अच्छा है हेलमेट आ गया, अदरवाइज तो कितने लोग के सर खुल जाते हैं। और हम जिस सीरीज से हम लोग बात कर रहे हैं 2005 हम्म, में या 2006 था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया है, वहां तो हम्म। काफी लोग ठीक ठाक लोगों के सर पे लगी गेंद। पहला ही टूर्नामेंट का पहला ही गेंद लगा था शिखर धवन को, फर्स्ट बॉल। शिखर धवन को फर्स्ट बॉल ध्यान है, हम आराम से रिलैक्स बाहर बैठे थे, सब एकदम से टाइट हो गए कि ये कहाँ आ गए एकदम। पर उस टाइम पे जब आईपीएल नहीं था, और जब आप यंग, एज ए यंग प्लेयर, आप जब इतनी तेज कभी खेले नहीं होते, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा गैप हो जाता है। इसलिए शायद नो डिफरेंस था उस टाइम पे और अभी पे। अभी जैसे हम फास्ट बॉलिंग खेलते हैं, अभी जिस तरह से मारते भी हैं, तो कॉन्फिडेंस भी अलग हो गया है, और एक एक्सपोजर भी मिल गया है। जो इंडिया ए की इतने सारे टूर्स होते हैं, उस टाइम पे तो इंडिया ए के टूर इतने होते ही नहीं थे। आई थिंक 2 साल में एक आध टूर होता था। अभी तो पैरेलल चलते हैं इंडियन टीम के साथ इंडिया ए। तो वो जो एक्सपोजर होता है वो बहुत जरूरी होता है किसी यंग प्लेयर के लिए, जब आप इंडिया ए से इंडियन टीम में आते हो, कि आप पहले से इतनी पेस और इतने सारे लोगों को खेल चुके होते, तो कुछ नया नहीं लगता आपको। नहीं, उस टाइम पे तो शायद अंडर 19 वर्ल्ड कप ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता था कि आपके सिलेक्शन के लिए। अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छा किया, जैसे हमारे वर्ल्ड कप में आई थिंक 6 7 8 लोग ने कंट्री बाद में एक एक करके खेला, तो उससे बड़ा प्लेटफॉर्म सारे इंडिया मैचेस तो बहुत कम होते थे, और हाँ। अंडर 19 तो फिर भी आपको मिल जाते थे। अब आईपीएल आ गया तो चलो लोगों की थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लॉटरी लगी, नंबर ऑफ मैचेस भी बढ़ गए हैं, कि फियर ऑफ फेलियर कम हो गया कि आपके पास मैचेस ज्यादा है। और कमबैक करने का चांस भी बढ़ जाता है क्योंकि अब रणजी ट्रॉफी सारे लोग तो देखते नहीं थे। रणजी ट्रॉफी का एक्सपोजर उतना नहीं था। अब आईपीएल में आप थोड़ा भी अच्छा करते हैं, तो उसके साथ में एक अच्छा डोमेस्टिक सीजन लग जाता है, तो आपको इंडिया खेलने का चांस काफी बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात बताओ कि डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने मेरी बात करी सिलेक्शन के बारे में, बहुत सारी चीजें हो जाती है जो अपने कंट्रोल में नहीं होती। जैसे अभी प्रियांक पंचाल भी आया है, जैसे ही इज बीन स्कोरिंग लॉट ऑफ रन्स सीजन आफ्टर सीजन,
लेकिन बहुत सारे यंग प्लेयर्स ऐसा वो नहीं, अभिमन्यु ईश्वरन भी है और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में ईयर आफ्टर ईयर इतने रन्स करते हैं लेकिन जगह नहीं मिल पाती। सेम चीज तेरे साथ भी हुई थी कि जब अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था उसके बाद इंजर्ड हुआ, देन जगह नहीं मिल रही थी। तो क्या सोच रखते हैं कि कैसे आप मेहनत करें या क्या सोचे आप, क्या आप तेरा नजरिया क्या है उस चीज में कि आप कैसे अपने आप को चालू रखें? ड्रॉप तो कई बार हुए, हम लोग सभी लोग ड्रॉप हुए हम्म। हैं। तो उसमें आप जो बेस्ट जो हम लोगों ने एनसीए में सीखा था, शुरू में एनसीए टाइम में लगता था कि शायद वो चीज़ें फनी लगती थी हमें अपने टाइम पे, जो वहाँ का कोर्स था, करिकुलम था, लेकिन वो जो जो बात हम लोगों ने डिस्कस की ना कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका हम कुछ हम्म। नहीं कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल में मैच खेलना और शायद विकेट लेना भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, या रन बनाना भी किसी कंट्रोल, हमारे काम में जो 100% जो कमिटमेंट है वो हमारे कंट्रोल में, उसकी तरफ फोकस करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं। और डिसअपॉइंटमेंट हमेशा होता है, कई बार होता है कि आप उम्मीद करते हो कि ये मैच सेलेक्टर्स देखने भी आए हैं और आपने अच्छा किया भी हो, लेकिन फिर भी पिक नहीं होते हैं। हम्म। पर उसके बाद जो आपका ग्रुप होता है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपको थोड़ा ग्राउंडेड रखते भी हैं, जो आपको समझाते भी हैं, हाँ ये टाइम है, कट जाएगा, जैसे अच्छा हम्म। समय आता है चला जाता है, जैसे बुरा समय में। पर वहां पर करने के लिए आपके पास सिर्फ आप, मेरे लिए तो सिर्फ बॉल थी और फिटनेस थी। फिटनेस मेंटेन करो, बॉलिंग करते रहो, कोशिश करो विकेट लेने की, जितने अच्छे एरियाज हिट कर सको, कि जितने नंबर ऑफ एरियाज ज्यादा हिट करोगे तो परफॉर्मेंस के बेटर चांसेस रहेंगे। और फ्रस्ट्रेशन तो बहुत होता है इसमें, मतलब मुझे तो बहुत होता था कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, मैं सडनली ऐसा क्या हो गया कि मैं वहाँ से ड्रॉप हो गया, या फिर मुझे एक स्टेप आगे क्यों नहीं मिल रहा है। इस चीज़ों में अगर थोड़ी बहुत भी आपको सिलेक्शन का या चलो एक स्टेप ऊपर जाने का मौका मिलता, वो बहुत खुशी देती है, जिनके को सहारा बिल्कुल। जो बोलते हैं जाके। सिलेक्शन की जो बात करी है उसमें सबसे बड़ा एक इंसिडेंट मुझे ध्यान है। मैं दुलीप ट्रॉफी मैच खेल के, मैं लाली में मैच खेल रहा था और मैच खेल के अ, लाली से तेरे घर आया था और वहां पे हम लोग बैठे थे और तुझे मैच खेलने जाना था दुलीप ट्रॉफी का। लेकिन सडनली ऐसा डिसाइड हो गया कि टीम सिलेक्ट होने के बाद ड्रॉप कर दिया बिना कोई मैच खेले हुए। एक्चुअली मैच ही नहीं हुआ था और टीम से बाहर कर दिया था। तो वो सारी चीजों को मेंटली संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। मुझे पूरा ध्यान है कि हमारा बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था उस चीज को लेके। लेकिन वो सारी चीजें तो अब हाइंडसाइट में देखें तो अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर भी बनाती है। जैसे दूसरा एक चीज जो एक इंसिडेंट है जो तूने कभी क्लियर नहीं किया था और हमारी बात भी बहुत बार हुई थी कि तू क्यों एक बार बोल नहीं देता जब तुझे इंग्लैंड सीरीज के लिए बुलाया गया था। और कई लोगों ने, जिस सो कॉल्ड लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने बोला था कि तू मायामी में बीच पे था और वहां से तुझे डायरेक्ट ओवल पे टेस्ट मैच खेलने में बुला दिया था। और हमारा रोज डिस्कशन होता था कि हम, तू ट्रेनिंग कर रहा है, थोड़ी मेहनत कर रहा है कि शायद जहीर खान इंजर्ड हुआ है तो शायद एक चांस बन सकता है, कुछ तो होगा। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ हो सकता है, इसी उसी जगह पे तू मेहनत भी कर रहा था। तो ये एक जगह है जहां से मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि आरपी सिंह माया में से डायरेक्ट लंदन नहीं गया था। दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहा था और वहां से गया था। परफॉर्मेंस हो ना हो, जो बात करी वो से डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन जिस तरह से हम गेम को रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं गेम खेलना, उसी तरह से खेलते आए हैं और खेलते रहेंगे। शायद मयामी का टूरिज्म बढ़ गया होगा इसके बाद, कि मयामी बहुत दिन चर्चा में था यहाँ पर, आज तक लोग बहुत। पूछते हैं और मेरे फैमिली मेंबर भी बहुत सारे पूछते हैं तो हम्म। मयामी गए क्यों थे। मैं किस किस को समझाओगे, मैं नहीं, मैं दिल्ली में था। और दिल्ली में था, चंदन चावला करके एक फिजियो हाँ, ट्रेनर, उनके साथ फिजियो, हाँ। मिथुन मिनास, नारवाल, ये हम सब आकाश। साथ में हम्म। नहीं, आकाश को आकाश पता, भी था। नहीं आकाश नहीं, हाँ। तभी आकाश से मेरी जनरली बात होती थी, आकाश चोपड़ा से। हम्म। उसको पता था कि मैं हम्म। यहीं पे हूँ, मतलब हम्म। उसको ये नहीं था कि ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में कि मयामी से आए, बट जनरली बात होती थी। ये सब हाँ। हमारे साथ ट्रेनिंग करते थे। और जब मैंने वो सुना कि मयामी से आया तो पहले मैं समझ गया कि किसके बारे में बात कर रही है, हाँ। कि बोले कि कॉम बॉक्स में बुलाइए। पर तो हमारा जो सपोर्ट स्टाफ होता है टीम का, क्योंकि पासपोर्ट से आप ट्रेवल करते हो कंट्री के बाहर तो उसमें स्टैंप रहता है और सपोर्ट स्टाफ पता होता है कहाँ से आ रहे हो। तो मैंने दो चार हाँ। लोगों से पूछा कि यार हाँ। ये काफ़ी कुछ कॉम बॉक्स में और मीडिया में चल रहा है कि मैं मियामी से डायरेक्ट आया हूँ और हम्म। मैं फुल्ली फिट नहीं हूँ, या फुल्ली फिट तो नहीं कह सकते, फुल्ली मतलब मैचेस नहीं खेला हूँ प्रिपेयर्ड मैं, नहीं। मैच हाँ। प्रिपेयर नहीं हूँ, मैच प्रैक्टिस नहीं है मुझे। उसके बाद भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो उन्होंने बोला छोड़, कौन, ये तो चलता ही रहता है, इस आसपास चीज़ें चलती रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो इसको।
अच्छा शाम को मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाना था, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा हम्म। कि आप कहाँ से आए, मतलब मियामी से आए हैं या कहाँ से, तो मैं उनको जरूर एक बार क्लेरिफाई करूंगा कि मैं कहाँ से आया हूँ मैं। और फिर भी मैंने अपने मीडिया मैनेजर से पूछा कि यार मुझे तो इस पे क्लेरिफाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद को पता नहीं होता ना करना क्या है। हाँ, तो उस टाइम पे मैक्सिमम नहीं होता क्यों। नहीं पता चलता कि, तो क्योंकि सिचुएशन में मैं था और मुझे खुद कंफ्यूज था क्या, तो मैंने जितने लोगों से सब पूछता हम्म। बात की, उन्होंने कहा कि इस बात को ज़्यादा हवा देने से कोई मतलब नहीं है। हाँ। और जो बाकी लोग हैं कि इसमें मतलब नहीं है, तो चलता रहता है कि अब तुम एक बिगर प्लेटफॉर्म बिगर फिगर हो, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, इसमें लेट इट गो कर दो, आगे बढ़ते रहो। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, सबसे ताजुब वाली बात है किसी एक आदमी ने नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो, सबको नहीं पता था पूछ, मैंने वो कभी पूछते नहीं, जब वो पीछे बोल के ही निकल लेते, क्योंकि वही एक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म कह लो या कुछ भी कह लो, हम्म, कि अगर आपने कोई क्वेश्चन रेस किया है तो हम्म, हमें हमें रो आंसर देना देना चाहिए, या हम हमसे पूछना चाहिए कि ये सही है या गलत है। अगर ऐसी न्यूज़ हो तो आप ओपिनियन दे सकते हो अपने गेम के ऊपर, वो तो वही अपना काम ही वही है हम्म, कि एज ए कमेंटेटर या एज एन एक्सपर्ट आप किसी की गेम को एनालाइज कर रहे हो, वो सारी चीजें कर रहे हो। लेकिन जब आप एक पर्सनल सवाल उठाते हो किसी के ऊपर, तो वो डायरेक्ट हम्म, क्वेश्चन या वो एक मौका जरूर मिलना चाहिए हमें कि हम बता सके कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं वो नहीं बता रहा कि ये गलत है होना सही है, चाहिए। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको वो चीज क्लेरिफाई करने का एक चीज होनी चाहिए, जो अब हो गई है। पहले उतना सोशल मीडिया इतना एक्टिव था नहीं कि अब आप हम्म, कुछ भी हो जाए तो आप तुरंत अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हो, एंड दैट इज बीन टेकन एज अ फॉर्मल स्टेटमेंट बाय प्लेयर। तो वो और चीज हो गई है। उसके बाद मैंने जो आप पीसी खत्म करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, दो चार पत्रकार आपसे आके मिलते हैं सर्टन कुछ क्वेश्चन पूछने इनसाइड ये क्वेश्चन, तो एक दो लोगों ने पूछा कि कैसा है ये वो। पर उसमें मैंने पूछा कि इतने लोगों ने पूछा, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है दिन भर के लिए कि मैं मियामी से हूँ, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। तो उन्होंने बताया कि हम्म। मुझे पता तुम मियामी से नहीं आए हो। फिर वही चल चीज छोड़ो। अगर आप पता है तो आप क्लैरिफाई क्यों नहीं करते। आप उन्होंने एज अ प्रेस रिपोर्टर भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बताओ, सही चीज बताओ। सही अगर नहीं बतानी है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन सही चीज बताओ। क्योंकि उनको लगता नहीं कि जब आप पे नेगेटिव चीजें बिल्ट होती हैं, जब आपका परफॉर्मेंस थोड़ा अप एंड डाउन होता है, तो ये सारी चीजें इस कंट्री में प्ले में आ जाती हैं कि नहीं हम्म। सीरियस नहीं है, टैलेंटेड है, मेहनत नहीं करता, बहुत सारी ये सारी चीजें बिल्डअप करती है जो हाँ। आपके फ्यूचर के लिए मुश्किल। तो मैं तो चलो हम्म। बड़ा था मेरे लिए, चलो अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया यहाँ पर क्योंकि मैं भी कमेंट्री करता हूँ, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है यार कि कुछ भी कर लो गेम में, तो जो हम्म। गेम की बाहर चीज है ना वो कॉम बॉक्स में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पता हाँ। नहीं इसका इम्पैक्ट कैसा पड़े, मीडिया क्या पिक करे, हम बोलें क्या, मीडिया पिक क्या करे और क्या निकाले। क्योंकि वो इंसिडेंट हम्म। ऐसा ऐसा मायामी वाला कि मतलब लोगों को कोई और हमारे पास प्लेटफॉर्म तो है नहीं। और जिनसे मैंने बोला भी इंडिया के न्यूज वालों से कि जो उन्होंने इंटरव्यू लिया, क्योंकि मैं उसके बाद आया वहाँ वनडे खेला और यहाँ के अगेंस्ट पंजाब हम्म। खेलने गया, गॉट 5 विकेट ऑल्सो उस आते ही मैंने मैच में हाँ। यहाँ पे हाँ। पंजाब के खिलाफ। तो मुझसे मैंने बोला भी, पर उन्होंने वो चलाया नहीं कि मतलब उन्होंने वो आर्टिकल लिखे नहीं, बाकी पूरे मैच पे लिखा। तो बोले हाँ। क्या इसे बोले रिलेवेंट नहीं यार, बात चलेगी अब तो हमारी कंट्री में ना अब हर हाँ, दिन नया मसाला चाहिए, तो पुरानी बात होगी, उनके लिए पुरानी थी पर मेरे लिए तो आज तक चलती आ रही कि मैं अपने चलती गाँव जाता बिल्कुल हूँ तो लोग चलती पूछते रहे। हैं कि भैया तुम मियामी काहे गए हो रहा खेलने के पहले, हमने कहा भाई मियामी नहीं थे, दिल्ली में थे। वो तो टीवी बाहर है, तो कौन कौन समझाए इन हम्म। लोग को। तो वो एक हाँ। बड़ा चीज थी जो मेरी लाइफ में हुई, जो काफी परेशान था मैं, कुछ दिन शायद सो भी नहीं पाया कि यार क्यों। तो मैं सोचता था कि शायद किस्मत खराब है, जो एज यूजल अपने आप को संतावना देने के लिए करते हैं हम्म। कि यहाँ पर चलो ये भी टाइम चला जाएगा। पर वो मेरा लास्ट टेस्ट मैच हुआ क्योंकि इस बार कहीं पिक नहीं हुआ मैं, हम्म। तो मेरा लास्ट टेस्ट में हुआ वो। और चलो जो गया गया। और हाँ, दूसरा जो तुमने बोला, वो तो बिल्कुल, वो तो जो गया। अब नाउ लेट्स गेट बैक टू योर थिंग। एक क्वेश्चन और था जो तूने पूछा दिलीप ट्रॉफी वाला, हाँ। ध्यान है तुम्हें जो हम तुम घर आए थे और मैं सेलेक्ट था उसके बाद नहीं है। हाँ। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि इंजरी से आप जूझते रहो तो आपको लगता है ना कि कोई एक मौका मिले कि जहां मैं कम बैक। दिलीप हम्म। ट्रॉफी में से भी बाहर हो गया था मैं बीच में, हाँ। और शायद रणजी ट्रॉफी से भी बाहर हो जाता है एक दो सालों में। तो दिलीप ट्रॉफी में सेलेक्ट हुआ। हमारे एक सीनियर सेलेक्टर राजेंद्र सिंह हंस हमारे यूपी गए, हमारे यूपी के बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म में पुराने वो सेलेक्टर थे। समथिंग कुछ हुआ एक दो हफ्तों में मुझे ड्रॉप कर दिया कि नहीं 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 तो आप ही को ड्रॉप कर दें। उन्होंने वो फ़ोन किया, जनरली मैं फ़ोन करता था, शायद वो भी एक चीज़ नहीं करनी हाँ। चाहिए, भगवान जाने, पर मैं तो कर लेता था, बीच पूछ तो लेता था क्या हुआ कि बाजी ऐसा क्यों किया आपने। उन्होंने बोला देखो तुम सीनियर प्लेयर हो, तुम बाहर बेंच पे बैठोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम इन सब में सबसे ज़्यादा खेलोगे जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, मतलब आपने सेलेक्ट किया है
मुझे भी आगे खेलना होता है, या तो आप बोल दो कि आपकी स्कीम में नहीं हूँ मैं, जो कीवर्ड हाँ, यूज करते हैं ना कि आप उस ग्रुप में नहीं हो या स्कीम हमारे ऑफ थिंग्स में, हाँ। स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हो, या तो ऐसा वो तो आप बोल नहीं सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, अब तुम्हारा टाइम आएगा, बटा जो बोलते हैं। तो फिर आपने हम्म। सेलेक्ट क्यों नहीं किया? तो उन्होंने रीजन दिया कि मैं, तुम प्लेइंग 11 में खेलते ना बाहर बैठते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने अच्छा, मेरे पर बाहर बैठता क्यों? फिर पंकज सिंह को मुझे देखना है, मेरे को पंकज सिंह नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, हम्म। राजस्थान का फास्ट बॉलर, लंबा एकदम, वो हाँ। अच्छा बॉलर, अच्छे विकेट भी लेता है डोमेस्टिक में, 100% देखना चाहिए आपको उसको। मैं हम्म। और बोला, और मुझे ईश्वर को भी देखना है, मैं को वो भी अच्छा बॉलर है, उसको भी देखना चाहिए अपना, मतलब उनके देखने मेरा क्या। हाँ। तो चलो, काफ़ी चीज़ के जवाब किसी के पास नहीं होते हैं कि उनका वही था कि बाहर बैठोगे, ये हमने कहा मान लो सुबह कोई अनफिट हो गया, फिर हम्म। तो अंततः उन्होंने मुझे टीम में नहीं रखा, जो भी रीज़न हाँ। दिया उन्होंने। तो मैं ये सोचता चलो शायद उनके लिए टफ कॉल रही होगी। मैं, उमेश भी है, ईश्वर भी है, पंकज भी है, तीनों खिलाएंगे और कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, ये रहेगा तो खेलेगा जरूर क्योंकि सबसे ज़्यादा खेला हुआ है, तो शायद मैं उनको देख ना पाऊँ, बहुत सारे इफ एंड बैट्स होंगे उनके दिमाग में, पर एज ए प्लेयर बहुत खराब लगता है। बिल्कुल, वो तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो हम दोनों में बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जो हमने बहुत बार बातें करी हुई है। मुझे तो सजेशन भी दिया गया था कि आप थोड़ा सा क्रिकेट से साइड में जाओ और थोड़ा सा बिजनेस की तरफ भी देख लिया करो। मुझे सेलेक्टर ने ऐसा ही बोल दिया था स्ट्रेट कि आप एक काम करो कि थोड़ा सा बिजनेस की तरफ देखो, यू आर नॉट इन स्कीम ऑफ थिंग्स, हम स्कीम किसी ऑफ और थिंग्स। को देख रहे हैं। ठीक है, वो डिसीजन मैं लूंगा कि मुझे बिजनेस की तरफ देखना है कि नहीं देखना, लेकिन आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। अच्छा, नाउ एक और मेरे दिमाग में एक चीज आई अभी कि सबसे बड़ी चीज होती है कि आप चैंपियनशिप जीतो, नो, यू विन आईपीएल चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, रणजी ट्रॉफी चैंपियन, विजय हजारे चैंपियन। तो एक चैंपियनशिप जीतने के लिए टीम का माहौल कैसा होना चाहिए? क्या चीजें होती है कि जो आपको बड़े बड़े टूर्नामेंट, बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जिताती है? आई थिंक सबसे बड़ा जो प्लेयर्स के आपस में कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जब आप एक बड़ी इंडिया के लिए कह लो आप, या फिर आईपीएल के लिए, तो कोचेस का इंपॉर्टेंस जरूर रहता है क्योंकि प्लानिंग बनाते हैं, पर जो मैन मैनेजमेंट रहता है कि आपको किस प्लेयर को कैसे ट्रीट करना है, हम्म। शायद मेरे लिए सूट करेगा कि नहीं, कि तुम नहीं करो तुम्हें बाहर कर दूंगा मैं, तो हाँ। शायद वो मुझे ज्यादा किक दे। शायद तुम्हारे लिए ये हो कि नहीं, कि हमेशा रहोगे, तुम जैसे भी आपको ट्रीट करना हो, हाँ, तो वो जरूरी किसी को कम्युनिकेट, सिक्योरिटी चाहिए, किसी को नहीं किसी को चाहिए। सिक्योरिटी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, एक वो मुझे हम्म। लगता है। और दूसरा कि कैप्टन गेम है, कैप्टन का रहना, कैप्टन के प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पर, कि आप कैप्टन प्लान कैसे बनाता है यहाँ पर जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव हम्म। एनर्जी, वो कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि टीमें वो खराब करने के बाद, खराब सभी टीमें करती हैं, चैंपियनशिप में भी कुछ चीजें हारते हो कुछ जीतते हो, पर जब हारते हो उस वक्त कैसा एटमॉस्फेयर रखते हो ड्रेसिंग रूम का, लाइट, पॉजिटिव, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं है कि आरती तुमने अच्छा नहीं किया, पीपी तुमने अच्छा नहीं किया। वो एटमॉस्फेयर अगर बन रहा है टीम में, शायद आप आगे नहीं जा पाएंगे। टीमें वही आगे खेलती हैं जिनका ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है कि ठीक है, आज ये हमारी मिस्टेक्स हुई, इनसे हम सीख के आगे जाएंगे। क्योंकि मैं 2007 वर्ल्ड कप में था, बहुत सिंपल प्लान था MS धोनी का वहाँ पर, कि हम T20 फॉर्मेट खेलने के, शायद एक दो लोग ही खेले थे, टॉस हम्म। जीतेंगे, बैटिंग करेंगे और अर्ली विकेट लेंगे और डॉट्स पे कंसंट्रेट करेंगे, इतना ही प्लान था सिर्फ। पर यह था कि इससे हम आगे भटकते नहीं थे, मैच हारे भी हम लोग न्यूजीलैंड से, पर हमने कभी सोचा नहीं कि उसमें कुछ होगा। आईपीएल में बहुत सारे मैच हारे, लेकिन जहां क्लिक करना होता था वहां पे हम क्लिक किए। तो एटमॉस्फेयर कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम का एटमॉस्फेयर ही सबसे बड़ी चीज है, वही आपको आगे की तरफ ड्राइव करता है। जहां पर टीम में ये आ गया कि यार शायद मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ पर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, वहां से उस टीम का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। आप अच्छा कर रहे हैं पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सामने लोगों को भी अच्छा कराएं। बिल्कुल, कि साथ में किसी को लेके जाएंगे तो बहुत क्योंकि फर्क पड़ जाता है। रणजी ट्रॉफी फाइनल में जहां तक मुझे ध्यान है कि, मतलब मैं भी उतना फुल्ली फिट नहीं था वहां पर, 70-80% फिटनेस दिख रहा, पर हम्म। रूश हम्म। इंजर्ड होने के बाद वो बाहर आ गया, तो अकेला मीडियम पेसर में बचा था वहां पर। हाँ। और चिंतन था, चिंतन चिंतन तो भी था। चिंतन, हम दोनों बचे थे, पर हम दोनों ने एक सेशन पूरी गेंदबाजी की, क्योंकि अगर हम हाँ, यही सोचने बैठेंगे कि यार दो ही लोग बचे हैं तो काम कैसे चलेगा। वही सेमीफाइनल में भी वैसा ही था। सेमीफाइनल में रूश इंजर्ड हुआ था, उसके बाद में तीन ही बॉलर थे एक्चुअली, एक एंड से तू डाल रहा था, एक एंड से तू और जसप्रीत रोटेट होते थे, और सामने के एंड से अपना हार्दिक पटेल ने डालता रहा था एक एंड से। तो तो उसमें कई बार मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि बड़े बड़े परफॉर्मेंस तो हाईलाइट होते ही हैं, लेकिन जैसे छोटे परफॉर्मेंस होते हैं, आप हम्म, उसको वैल्यू करो।
कि टीम मीटिंग में आप कई बार बात करो कि जैसे हार्दिक ने पूरा स्पेल डाल दिया था और ईशान जग्गी का आउट भी किया था, लेकिन मेडन पे मेडन डाल रहा था ताकि आप लोग दूसरे एंड से विकेट्स ले सको। तो वो जो छोटे परफॉर्मेंस है उसको हाईलाइट करोगे तो उससे उस प्लेयर को बहुत सारा ऐसा एक थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है कि मैं मेरा इतना 30 रन का या 1 विकेट का भी मैटर है इस टीम में। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 100 रन करूंगा या 5 विकेट लूंगा तो ही मेरी बात होगी, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि जिससे गेम चेंज हो सकती है तो उस चीज से बहुत फर्क पड़ जाता है। क्रिटिसाइज करने से कुछ होता भी नहीं, टीम में माहौल हम्म। खराब होता है। और जब आप किसी भी हम्म। छोटी परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट करते हो कि तुमने 5 ओवर का जो स्पेल डाला उसमें एक ही विकेट लिया या विकेट नहीं लिया पर इतने रन रोके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कई बार हमने देखा कि हम गेंदबाजी कैसे कराते हैं कि आप राउंड दिया के सिर्फ बाउंसर मारते रहो, तो वो सब पार्ट होता है। पर जो राउंड दिया के बाउंसर मारता था एक्चुअली उसको विकेट मिलते नहीं है, वो सिर्फ एक तरह से हाँ। प्रेशर बनाता है सामने वाले के लिए। हाँ, तो अगर उसका हम सामने वाला। कंट्रीब्यूशन भूल जाएंगे तो शायद मैच हम जीत नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें हम्म। 2007 वर्ल्ड कप में या 2011 जो इंडिया वर्ल्ड कप जीती उसमें, 2007 में अगर हम देखें तो जोगिंदर शर्मा हम सबको याद है, हम्म। बिल्कुल। लास्ट ओवर यहाँ पर। हाँ। पर पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस, शायद 2007 अगर कोई पीछे रिकॉल करे अपने आप में, कोई बता दे MS धोनी का क्या परफॉर्मेंस था वहां पे, एक रन बता दे, कोई बता नहीं हाँ। पाएगा। क्योंकि सबको युवराज के 6 छक्के ध्यान है, शायद हाँ। जोगिंदर का लास्ट ओवर ध्यान है, मेरा वो एक दो सबको ध्यान है कि हाँ ईशांत का वो आउट, लेकिन MS से किसी का परफॉर्मेंस ध्यान नहीं होगा। पर MS हर मैच में था हम्म। और हर मैच में वो हर। एक कंट्रीब्यूशन था, वो रन किसी को नहीं ध्यान होंगे हाँ। जो, पर वो उसका कंट्रीब्यूशन, या वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सबके कंट्रीब्यूशन थे। हम्म। बिल्कुल, वो सारी क्योंकि एक साथ ही आना पड़ता है। जो हम अपनी गुजरात की टीम मीटिंग में बहुत बार वो एक चीज बोलते हैं कि किसी को भी किसी एक प्लेयर से डर नहीं लगता, अगर 11 एक साथ आएंगे तो ही उनको डर लगता है। अच्छा, सभी का एक परफॉर्मेंस क्वेश्चन आया बहुत था। इंपॉर्टेंट है। हाँ सॉरी बोलो। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि आई बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ एडम गिलक्रिस्ट एंड उनको देख के ऐसा लगता था कि उनके जैसी बैटिंग करनी है, उनके जैसी विकेट कीपिंग करनी है। उनसे बैटिंग और विकेट कीपिंग की बात करने का तो बहुत बार मौका मिला, बहुत बार डिस्कशन हुए, लेकिन तू उसके अंडर में खेला है। तुम लोग 2009 वाला आईपीएल जीते, बहुत पीछे चल रहे थे और फिर भी आईपीएल जीते। तो क्या उसकी कप्तानी भी बैटिंग की तरह अटैकिंग है, या कई लोग होते हैं कि बैटिंग अटैकिंग होती है लेकिन जब कप्तानी का टाइम आता है तो थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं? नहीं, बैटिंग तो उसकी बहुत अटैकिंग, और कप्तानी में छोटे छोटे रोल लोगों को बांट रखे थे उसने। कि हम्म। जैसे बॉलिंग का डिपार्टमेंट थोड़ा मेरे पास था कि एरियाज डिसाइड करें क्या, फील्डिंग का एंड्रू साइमन के पास था कि, तो पर कीपर था तो उसको पता था कि एंगल कहाँ सेट करना, जो सबको पता हम्म। होता है। पर उसके चेंजेस गेंदबाजी के अच्छे, पर वो एक अच्छी चीज उसके अंदर ये थी, खुद पे बहुत बिलीव था उसको कि ठीक है हाँ। चलो कोई नहीं मैं बना दूंगा। वो हमेशा उसके थॉट रहता था कि कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग 200 170 80 रन भी खा गए, पर उसका था कि मैं बना दूंगा, डोंट वरी। तो यही चीजें हम लोग को आगे ले गई। कैप्टनसी मैं कहूंगा गिली की उतनी इंप्रेसिव नहीं कह सकते कि बहुत इंप्रेसिव रही हो कैप्टन, लेकिन हाँ उसने सबको रोल डिफाइन किया था कि हाँ करना है। उसकी बैटिंग तो बहुत अलग थी वहां पर। हाँ। जैसा वो अटैकिंग बैट्समैन था उतना अटैकिंग कैप्टन नहीं था। कैप्टन थोड़ा सा हल्का सा बैकफुट पे लेके कि हाँ सिचुएशन क्या है, थोड़ा सोच के अवेयरनेस हिसाब से काम करना है यहाँ पे क्या। जैसे मैंने पूछा कई बार उससे कि मैं क्या करूँ यहाँ पर, हम्म। उसका था यार कि तुम बॉलर हो, तुम्हें बेस्ट पता है तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर। हाँ। पर MS के साथ वो नहीं है। MS के साथ तो उसके पास आइडिया होता है कि क्या कर सकते हैं यहाँ पर गिली हाँ। कहता है कि आप क्या कर, एक ऑप्शन देता था। पर मैक्सिमम ऑप्शन बॉलर के पास ही रहता था कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि आप किस लेंथ पे डालोगे। पर वो IPL के स्टार्टिंग दौर में भी उसने मुझसे बोला था अगर जिसका यॉर्कर परफेक्ट होगा ये फॉर्मेट वही रूल करेगा। तो विजन था हम्म। उसके पास कि उसके दिमाग में था चीजें, ये फॉर्मेट कैसे खिलाया जाता है यहाँ पर। तो ये चीज थी कि आप कैसे आगे बढ़ना है, आपकी गेंदबाजी में यॉर्कर होना चाहिए, स्लोअर, हम्म। क्योंकि राजस्थान की टीम में अच्छे स्लोअर बॉलर्स थे तो उनको था कि स्लोअर भी एक अच्छा इंपैक्ट है कि आप तेज डालोगे लेंथ मिस करोगे तो यहाँ लोग मारने के लिए आ रहे हैं। तो गेंदबाज को हाँ। वैसे ट्रीट करता था कि आपको बेस्ट पता है, अब बताओ फील्ड कैसे लगानी वो बता देंगे। और क्योंकि फील्डिंग डिपार्टमेंट हमेशा साइमन के पास था, रोहित शर्मा का इंपॉर्टेंट रोल था। पर बैटिंग बहुत अलग थी। एक बार मैंने इससे पूछा कि हम्म। बैक टू बैक ये छक्के मारते कैसे, हम्म। क्या तो मुझे शॉर्ट ऑन जो जैप या पुल कह लो उसको मारना बहुत हाँ। पसंद था। उसने कहा था कि मैं हम्म। हमेशा एक बार कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ कि एक शॉर्ट टर्म पुल मारने के लिए अगर मैंने वो मार दिया, अगर स्मार्ट बॉलर नहीं है या उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको लगेगा बॉल थोड़ा छोटा हो गया है, तो अगला बॉल में हाँ। आगे लिए रेडी रहता है, अगर थोड़ा भी आगे था तो फिर मार दूंगा मैं। यहाँ पर माइंड गेम भी चलता रहता है। जो उसका बैटिंग बहुत चलता था, बहुत अटैकिंग था,
और कैप्टनसी मैं कहूंगा कि हाँ, अगर कंपेयर करो उसकी बैटिंग के हिसाब से तो उतनी एग्रेसिव कैप्टनसी नहीं थी उसकी। अच्छा, क्योंकि कभी हमने ये डिस्कशन कभी हमने किया नहीं है, फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ, कैप्टनसी, लेकिन बैलेंस कैप्टनसी थी तभी हम लोग जीते यहाँ पर। और उसकी बैटिंग, और आपको बताऊं, जब हम लोग साउथ अफ्रीका में सेमीफाइनल खेले और उसने शायद पहले 6 ओवर में 85 रन बना दिए थे, और खुद मतलब जिसमें आठवें ओवर अजहर में ने 1 रन बनाया था। हाँ, उसमें अजहर ने बताया मुझे मिला, अजहर ने पूछा कि मैं क्या करूं, तो उसने बोला कि जो तुम कर सकते हो करो बाकी तो मैं कर ही रहा बाकी हाँ, हूँ कमाल का आदमी है यहाँ पर। हाँ, आउट होने के बाद आया, इतना गुस्से में था और इतना उसने, तो मैं भी डरा हुआ था, मैं कि इतना मैच तो ऑलरेडी खत्म कर दिया, 10 ओवर में 120 लगा दिया उसने, हम्म, कुछ 30-35 रन चाहिए, हम 13 ओवर में जीत हाँ, गए थे, फिर इतना गुस्से में क्यों? तो बोला यार, मैं इतने साल से लर्न कर रहा हूँ कि मैच कैसे फिनिश करना है, मैच कैसे, मैं हमेशा उसमें रह जाता हूँ मैच फिनिश करने में। तो ये उस हाँ, टाइम पे भी ऐसा सोचता था। हम्म, बिल्कुल। चलो, खाने अभी ये लॉकडाउन में कुछ खाना वाना बनाना सीखा है कि नहीं सीखा, कुछ किया, काम किया है, नहीं किया? नहीं, मेरे को खाना बनाना आता मुझे, पर ऐसा ये नौबत आई नहीं मुझे खाना बनाने की, या मतलब नौबत आई काम, नहीं है। नौबत आई भी, लोग घर पे बना दे रहे हैं, पर जब आएगी तो मैं जरूर बनाऊंगा यहाँ पे खाना पर ये बहुत, मुझे तो बहुत थोड़े दिन बहुत अच्छा लगा है घर पे रह के सबके साथ में, पर एक्चुअली ये बात थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखो तो यार, ये जल्दी खत्म होना चाहिए, मतलब हाँ, बहुत ठीक नहीं है। बिल्कुल। अब हम वही होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो, जल्दी से जल्दी लाइफ नॉर्मल स्टेज पे आए, बाहर निकल सके लोगों। हम एक छोटा पर्सपेक्टिव देखते हैं कि हम बाहर निकल सके या अच्छा खाना खा सके, लेकिन बहुत लोग हैं कि जिनको डेली वेज पे है, कि जिनको पता नहीं है कि कल का दूसरा 10 रुपये या 20 रुपये 50 रुपये कहाँ से आएंगे। उनके हम्म। लिए तो अगर हम उनके शूज में पैर डाल के देखें तो बहुत मुश्किल लाइफ हो सकती है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें खत्म हो और बाकी सब नॉर्मल सी पे आ जाए। अभी हितेश एक मजूमदार एक हमारे कोच, कहाँ, क्या क्या बोल रहा है मजबूदार? हितेश मजूमदार कोच थे हमारे, 5 साल गुजरात रणजी ट्रॉफी टीम के कोच रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनको खमण ढोकला बनाना सिखा है कि नहीं आरपी सिंह ने? नहीं, अभी नहीं सीखा मैंने, और सीखना भी ना पड़े। मेरा एक क्वेश्चन रह गया तुमसे, हाँ, चावला जी के साथ हमने बहुत खेला है, चावला जी ने हाँ। इंट्रोड्यूस किया गुजरात टीम, एक दो शब्द उनके बारे में बता दो, क्योंकि क्या करते हैं चावला जी? अच्छा, पहले तो एक तो ना ये क्वेश्चन गलत है, मैं एक दो शब्द तो बता नहीं पाऊंगा। मुझे उसके लिए ना एक हमें एपिसोड करना पड़ेगा कि चावला जी स्पेशल, तभी जाके ना हमें 1 आध घंटा लगेगा चावला जी के लिए बोलने के लिए। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि जो कल्चर की बात थी वो बहुत स्टबन था। यूपी के लिए जिस तरह से खेलता था, यहाँ आके उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ढाला, बहुत विकेट्स लिए गुजरात के लिए, और मेहनत भी बहुत करी यहाँ आके। एक आध दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि तुझे पता है कि हमारी टीम एक अलग तरीके की वर्क एथिक्स पे चलती है, हम लोग पूरा मेहनत करते रहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता रहता है, लगा रहता है। तो चावला जी आए पहले दिन, आई थिंक नडियाद में मैच था, वो चावला का पहला रणजी ट्रॉफी मैच होने वाला था। तो आया, बॉल डाला और आके शूज वूज निकाल के बैठ गया। और हम सब लोग ऐसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस खत्म किए, फिर सबने अपना स्पाइक्स के शूज निकाले और ट्रेनिंग शूज पहन लिए, और कोई अपनी स्ट्राइड लगा रहा था, कोई राउंड लगा रहा है, कोई कुछ ना कुछ काम चावला कर रहा जी, है। चावला जी अपना ऐसे ऐसे करके बैठे, तो एकदम से वो भी आ गया भागने। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया? कहता यार मुझे शर्म आ गई बैठ के अंदर कि यार कोई सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, साला मैं अकेला ही हूँ कि जो नहीं कर रहा था। तो इसलिए वो भी आ गए। लेकिन जिस तरह से रणजी ट्रॉफी में आई थिंक यहाँ पे आने के बाद 2 साल में बहुत सारे विकेट लिए, आई थिंक 200 से ऊपर, 100 150 से ज्यादा विकेट लिए अक्रॉस फॉर्मेट। और एक चीज जो गुजरात की टीम ने सीखी है, बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स आए हैं उसमें से, चावला से एक चीज जो मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ कि कॉन्फिडेंस कैसे होना चाहिए। कि अगर गेंद खराब भी गिर रही है तो कॉन्फिडेंस अपना नहीं गिराना, कि जो कहते हैं ना कि अपन गिर गए फिर भी टांग ऊपर रखनी है। हाँ वो सही। वो चीज चावला जी से सीखी, और इसी की वजह से वो कभी भी अच्छे मैच हो, बड़े मैच हो, वो परफॉर्मेंस करता ही करता है। हम गलत बॉल नहीं डालते, बैट्समैन अच्छे शॉट मार देता है, ये अच्छे मूड बन शॉट मार रहा देता है है, हाँ। चलो, बिल्कुल, अच्छा लगा चैट करके, और हम सब यही उम्मीद करेंगे बाकी लोग घर के अंदर ही रहें, जितने दिन लॉकडाउन को बिल्कुल। फॉलो कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी देश की परिस्थिति थोड़ा अच्छी नहीं, और आज तो मैं
थोड़ा सरप्राइज था जो मैंने पहले न्यूज शेयर की, रायबरेली में 33 लोग पॉजिटिव पाए गए। और क्योंकि हमारा अपना शहर है इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा वरीड हूँ इस चीज़ को लेके, और उम्मीद है बाकी लोग देख रहे होंगे और इस चीज़ को फॉलो करेंगे। बिल्कुल, सबको वही चीज करनी चाहिए, एक ही छोटी सी चीज है, और मैं तो सबको वही बोल रहा हूँ। मेरा एक एक ऐसा बन गया है, अभी मैं हर चैट पे वही बात कर रहा हूँ कि बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इस साल आईपीएल होगा कि नहीं होगा, इस साल लोग आईपीएल खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, कि हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो मेरा उन लोगों को एक ही चीज है, एक ही सजेशन है कि आप अगर घर में बैठोगे तो ये कोरोना जल्दी भागेगा और जल्दी से जल्दी आईपीएल होगा। तो अगर आपको आईपीएल देखना है या आप चाहते हो कि हम खेलें और आप देखें, तो घर पे बैठो तो अच्छे से खत्म हो जाए जल्दी और लाइफ नॉर्मल वापस आ जाए। चलो, थैंक यू पार्थिव, फिर अगर मुलाकात होती जल्दी। बिल्कुल करते हैं बात। ओके, टेक केयर ब्रदर, बाय बाय। यूट्यूब